हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पीसीओडी और पीसीओएस। आई होप सब ने इस बारे में जानते होंगे, सब जानते होंगे इसके बारे में, खासकर लड़कियां। लेकिन आई थिंक लड़कों के लिए शायद नया टॉपिक है ये। मैं जानता हूँ क्योंकि हम लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं है, मुझे भी बहुत लेट पता चला इसके बारे में। और कहीं ना कहीं हमारी जो घर की महिलाएं हैं, चाहे वो हमारी माता हो चाहे वो हमारी सिस्टर हो, सब इसी से सफर भी कर रही हो सकती हैं, लेकिन हमको इसके बारे में पता नहीं होता। मुझे बहुत लेट पता चला। तो आज हम जानेंगे कि पीसीओडी पीसीओएस होता क्या है, और क्या दोनों सेम है या दोनों अलग है ना। और इंट्रोडक्शन, इसके बाद हम क्या क्या चर्चा करेंगे, कुछ हाईलाइट्स है ये। इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे, फिर मैकेनिज्म देखेंगे इसका कि कैसे होता है ये, फिर सिम्टम्स क्या क्या आते हैं इसमें, ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि आप पता लगा सकते हो घर पर बैठे कि आपको पीसीओडी है या नहीं है। और लेकिन जनरली जो सिम्टम्स मैं बताऊंगा वो सिम्टम्स ये नहीं है कि यही सिम्टम्स होंगे या फिर ये सिम्टम्स है तो आपको पीसीओडी होगा, या फिर क्या पता ये सिम्टम्स शो हो रहे हो आपको पीसीओडी ना हो। और ये भी हो सकता है कि सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं और पीसीओडी है। ये क्यों हो रहा है ये भी हम आगे बात करेंगे। इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे होता है। कॉज के बारे में बात करेंगे कि मेन कॉज क्या है इस बीमारी का। फिर सर्वे बताएंगे, कुछ सर्वे से रिलेटेड हम बताएंगे कि क्या पास्ट में सर्वे हुए हैं इसको रिलेटेड, और क्या जनरल व्यू रहा है लोगों का, साइंटिस्ट कॉलेज को लेकर, डॉक्टर्स का। और फाइनली ट्रीटमेंट पेज पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पीसीओडी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो भैया पीसीओडी, पीसीओडी और पीसीओएस, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है ना। इंट्रोडक्शन, पहले हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पीसीओडी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। पॉलीसिस्टिक, आप थोड़ा स्पेलिंग का देख लीजिएगा, पहले मैं नीचे मेंशन कर दूंगा एक बार स्पेलिंग, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा स्पेलिंग क्या है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ओवेरियन, ओवेरियन डिसीज, ठीक है, ओवेरियन डिजीज, ठीक है। एंड देन पीसीओएस, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपने देखा होगा कि दोनों का सेम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, ये डिजीज और ये डिजीज है, सिंड्रोम है, ठीक है। तो फर्क क्या है इनमें, या क्या मतलब, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल सेम है और कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, और मतलब सेम ही बोलते हैं, और कुछ कहते हैं फर्क है इसमें। तो आज हम जानेंगे फर्क क्या है, फर्क है या नहीं है, क्या है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे, मतलब नाम से ही पता लग रहा है, पॉली, पॉली मतलब ज्यादा, सिस्टिक, सिस्ट फॉर्मेशन आपने सुना होगा 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी दिया है बायो में। सिस्ट फॉर्मेशन जो मतलब प्लांट्स में भी होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट्स क्या करते हैं, मैं आपको एक क्विक थोड़ा सा रिकैप बता दूं, आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो भी एक बार सुन सकते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन जब आते हैं ना, तो प्लांट्स अपने स्पोर्स के ऊपर एक कवरिंग कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग लेयर्स की कवरिंग कर देते हैं प्लांट्स अपने स्पोर्स के ऊपर, ताकि वो स्पोर्स जो है अनफेवरेबल, मतलब अगर बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश में जो स्पोर्स है वो एबल नहीं है ग्रो करने के लिए, तो प्लांट्स को पता है कि भाई हमारे जो स्पोर्स है अनफेवरेबल कंडीशन है हमारे लिए, तो वो उसके ऊपर सिस्ट फॉर्मेशन कर देते हैं, कवरिंग कर देते हैं, ताकि वो स्पोर्स जो है बाहर की जो एनवायरमेंट है उससे इफेक्ट ना हो, और जब फेवरेबल कंडीशन तो इस सिस्ट को तोड़ करके वो स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो इसी तरह हमारी बॉडी में, जो सॉरी फीमेल्स की बॉडी में क्या होता है, वो होता है ओवेरियन, ओवेरियस के ऊपर सिस्ट बन जाते हैं। हम सबने मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जब मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा मैं तो उसमें एक बार रिकैप भी करा दूंगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो सिस्ट फॉर्मेशन क्या होता है, जो हमारा एग होता है मेनली, जिस पर स्पर्म फ्यूज कर करके जो स्पर्म्स होता है स्पर्म फ्यूज करके फिर जाइगोट फॉर्मेशन, फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है। तो उसके ऊपर बहुत सारी कवरिंग होती है, सबसे पहले थाका की कवरिंग होती है, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, इससे करते हैं सिस्ट फॉर्मेशन, है ना। फिर बाद में ये ओवुलेशन हो जाता है, ये एग निकल जाता है 12 to 14 डे पे, ठीक है। फिर ये स्पर्म आता है यहाँ से फ्यूज करता है, फिर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों कि इसके ऊपर, हमारे एग के ऊपर बहुत सारी कवरिंग्स कर दी जाती है उसको प्रोटेक्शन के लिए, उसको मेच्योर बनाने के लिए, है ना। तो उसको कहते हैं सिस्टिक, उसको कहते हैं सिस्ट फॉर्मेशन, ठीक है, सिस्ट फॉर्मेशन इसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है इस बीमारी के अंदर, इस बीमारी के अंदर क्या होता है, ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओवेरी से निकल करके, जैसे ये आपका, मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम छोटा सा आपको देते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू है, ठीक है। ये आपका एक साइड को मैंने ओवेरी बनाई है, सेकंड साइड का नहीं बनाई है, ठीक है। दो साइड ओवेरी होती है, आपको पता ही है, ये एक साइड को ओवेरी है, उधर भी एक ओवेरी है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इस ओवेरी के अंदर सारे हमारे एग्स होते हैं फीमेल्स के, ठीक है, बहुत सारे एग्स होते हैं, 3 to 5 मिलियन समथिंग नंबर होता है उनका, ठीक है। और हर मंथ में अल्टरनेटिव्स और ओवेरीज वर्क करती हैं और एग प्रोड्यूशन होता है,
और यहाँ पे आकर ये एम्पुला रीजन होता है, एम्पुला रीजन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। फिर वो फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन करता है ना, फिर उसमें फिर कई सारे ब्लास्टुला स्टेजेस, मोरुला स्टेजेस आते हैं, और फिर वो आकर के फाइनली यहाँ पर के स्टिक हो जाता है, और फिर उसमें वो बनता है। अभी हम आगे उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो वो क्या होता है कि यहाँ से निकल करके एक सर्टेन टाइम पे वो ओवेरी यहाँ से निकल, वो जो एग है वो यहाँ से निकल करके इस रीजन में पहुंचता है जहां से स्पर्म आता है, ठीक है। इसी जब ड्यू टू कॉपुलेशन यहाँ पे जो होता है, ये जो स्पर्म है वो एम्पुला रीजन में पहुंचता है, और सेम टाइम पे यहाँ पे जो ओवेरी है और जो एग है वो इस रीजन में आता है, फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन इस कंडीशन में पीसीओडी में, पीसीओएस में वो क्या होता है, उसके अंदर हो जाता है कि ये जो है वो बाहर ही नहीं निकल पाता। दूसरे शब्दों में कहें कि ये जो ओवेरी है, ओवेरी, इस ओवेरी से एग को निकलने के लिए इसको पैसे फिमरी होता है। अभी आगे बताऊंगा, सब मैकेनिज्म में बताऊंगा मैं, उसको ऊपर समझ लो, ठीक है। ओवेरी है, उसको पैसे फिमरी है, ओवेरी से निकल करके, ओवेरी से एग निकल करके फेलोपियन ट्यूब में जब जाता है, इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। तो इस फेलोपियन ट्यूब में जब जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। अब ये ओवुलेशन ही नहीं हो पाता है, कवरिंग तो हो गई लेकिन ओवुलेशन ही नहीं हुआ, तो क्या हो गया, इसी के अंदर फंस के रह गया बेचारा, है ना। तो ऐसे कई सारे जो छोटे छोटे जो हमारे एग्स है वो इसी के अंदर फंस के रह जाते हैं। ऐसे कवरिंग्स हो गई हैं, सबके ऊपर कवरिंग्स हो गए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ओवरी बन चुके हैं, प्राइमरी सेकेंडरी उस साइड बन चुके हैं, लेकिन वो कवरिंग नहीं हो पा रही, मतलब सॉरी वो बाहर नहीं निकल पा रहे, ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, और इसी के अंदर फंस के रह गए। तो पॉली बहुत सारे सिस्टिक, सिस्टिक ओवेरी, सिस्टिक, सिस्टिक मतलब सिस्टिक, कौन सी सिस्टिक, एग वाले जो सिस्टिक है, मतलब सिस्टिक, इसको पूरे बोलेंगे सिस्टिक, है ना, सिस्ट हो चुके हैं एग पे, सिस्ट की सिस्टिक कहते हैं ना इसको, मैंने बताया कि कैसे कवरिंग हो जाती है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, ओवेरी के अंदर हो जाता है, और इसको डिजीज। अब हम बात करते हैं, तो ये चलो मैं आपको ओवरव्यू दे दिया है, आई होप सो आपको समझ में नहीं भी आया होगा, तभी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसको एकदम मेंटोस की तरह क्लियर करेंगे, ठीक है, समझ में आएगा बिल्कुल ही। अब हम एक बार थोड़ा आगे देख लेते हैं कि ठीक है, थोड़ा बहुत हमें सर समझ में आया है, लेकिन सर ये नाम क्यों अलग है ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है और सिंड्रोम है, इसमें फर्क क्या है, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा जनरल आइडिया देता हूँ कि ये बीमारी कितने लोगों को होती है, क्या है, इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मोटा मोटा ऊपर से बता देता हूँ मैं आपको, इसके बाद हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू जानेंगे कि पीसीओडी पीसीओएस में फर्क है भी नहीं है, क्या है, ठीक है। तो ये हर 10 में से 10 वुमेन में से एक को ये बीमारी होती है, ये अभी करंट डेटा चल रहा है, 10 में से एक बीमारी होती है, और जनरली बताया जाता है 15 से 25 ईयर्स ओल्ड जो वुमेन्स होती है उनमें जनरली देखा जाता है। ये किस रीजन की वजह से होते हैं, जब हम कॉज पढ़ेंगे तब हमको बताएंगे किस वजह से होती है। मेनली लाइफ स्टाइल की वजह से होते हैं, लेकिन इसका जो अभी कॉज है वो अभी ऐसे पता नहीं है, ठीक है। जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनको अभी इसका एज कॉज नहीं पता, ठीक है। तो कि ये जेनेटिक है, इनहेरिटेड है, क्या है, या फिर क्या नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, इसलिए इसका एक वेल नोन ट्रीटमेंट भी नहीं पता है। कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, उसके हम बात करेंगे, ठीक है, कुछ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट रहे हैं। तो ये नंबर मैंने आपको जनरल आइडिया दिया है नंबर से, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस में फर्क क्या होता है। तो हम देखेंगे पूरी स्पेलिंग तो ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर डिजीज और सिंड्रोम में अलग हो गया। अब हम बात करें डिजीज और सिंड्रोम में, अगर हम ये समझ गए डिजीज और सिंड्रोम में डिफरेंस क्या है, तो हम पीसीओडी और पीसीओएस के बीच में डिफरेंस समझ पाएंगे। तो बच्चों स्टूडेंट्स, डिजीज और सिंड्रोम में फर्क क्या होता है। डिजीज होता है, ध्यान सुनना, डिजीज होता है कि आपको एक बीमारी हुई या फिर कोई एक सिम्टम आया, ठीक है, लेट्स से आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस वजह से आपको फीवर हो गया। बीमारी है फीवर, सिम्टम्स है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। सिंड्रोम क्या होता है, कई सारी सिम्टम्स को कलेक्टिव करके कई सारे सिम्टम्स एक साथ मिल जाते हैं और वो स्पेसिफिक एक बीमारी कॉज करते हैं, उन्हें कहते हैं सिंड्रोम। और सिंपल शब्द में मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल शब्द में, तो डिजीज है, डिजीज से ऊपर आता है सिंड्रोम। डिजीज एक स्टेप है और उससे ऊपर आता है सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम इज मोर कॉम्प्लेक्स देन डिजीज, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डिजीज है तो दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, आप इट्स फर्स्ट लेवल, ठीक है, डील कर लेंगे। लेकिन उसको सिंड्रोम हो चुका है, मतलब इट्स बीमारी, इस कलेक्टिव ऑफ सिम्टम्स, एक सिम्टम है उससे एक बीमारी आई है, ठीक है। या फिर कुछ सिम्टम्स है, कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स है, जैसे मुझे अभी हेडेक, अभी मुझे कोल्ड हो रहा है, ठीक है, तो उस कोल्ड से क्या है, मेरे को हेडेक होगा, मुझे जुकाम आएगा, है ना, नेजल डिस्चार्ज होगा,
उसके बाद कफिंग होगी, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो कुछ गिने चुने जो सिम्टम्स है उस वजह से मुझे डिजीज हो रही है। उस वजह से डिजीज क्या है, मुझे कोल्ड हो गया है। ठीक है, कोल्ड का फुल फॉर्म कंजक्शन है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, है ना। तो मैंने कल स्टेटस पे भी लगा दिया था क्रोनिक डिसऑर्डर लंग डिजीज, सफरिंग विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। तो वो लोग पूछ रहे थे क्या हो गया क्या हो गया, तो भैया कुछ नहीं, कोल्ड हुआ है तो डिजीज ये हो रहा है। ठीक है, तो क्या कुछ सिम्टम्स की वजह से हमें एक बीमारी हो गई, लेकिन अब सिंड्रोम में क्या होता है, वही सिम्टम्स, जैसे मुझे कोल्ड वाले सिम्टम्स, मुझे नेजल भी हो, नेजल चार्ज भी हो रहा है, मुझे फीवर भी है, मुझे हेडेक भी है, और साथ में अब्डोमिनल पेन भी हो रहा है, मेरे स्टूल में ब्लड भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके मतलब मेरे पेट में एस्कैरिज है, मुझे एस्कैरिज्म हो सकता है। एस्कैरिज, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द डिजीज, आई डोंट, उसको एस्कैरिज अमोबियासिस कहता है, आई थिंक, जस्ट फॉरगेटिंग द नेम। उसमें क्या होता है, लंबे लंबे कीड़े हो जाते हैं, एस्कैरिज उसको कहते हैं। जैसे लंबे लंबे इतने बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं, एक एक 1.5 मीटर के, आई थिंक यही, इट्स नो, एक एक 1.5 मीटर के नहीं, बट जस्ट फॉरगेटिंग द, ठीक है। तो आप दूसरी डिजीज ले लेते हैं कुछ भी, है ना। तो सिंड्रोम में और सारी डिजीज, मतलब कई सारे सिम्टम्स मिला करके डिजीज हो जाती है, और इट्स मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आप, आई होप आपको ऑलमोस्ट समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। तो थोड़ा अगर हम इसका पीसीओडी और पीसीओडी में देखेंगे डिफरेंस, तो उसको और समझ में आएगा आपको। तो जनरली पीसीओडी और पीसीओएस, अगर आपको नहीं समझ में आया डिजीज और सिंड्रोम, तो मैं एक बार और समझाने का प्रयास करूंगा पीसीओडी और पीसीओएस के माध्यम से, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और नहीं आएगा फिर भी ना समझ में आया, तो एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक्यूरेट डेफिनेशन वगैरह डाल दूंगा, तो आप वहां से भी इसको समझ सकते हैं, मैं वहां भी समझा दूंगा थोड़ा सा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है डिजीज सिंड्रोम में, बस इतना भी याद रख लिया कि कुछ गिने चुने सिम्टम्स की वजह से डिजीज होती है, और वो सारा जो कॉम्प्लेक्स डिजीज है, कॉम्प्लेक्स डिजीज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंड्रोम है, बस इतना याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है पीसीओडी में और पीसीओएस में, पीसीओएस, ठीक है। तो पीसीओडी के मतलब क्या होता है, ये ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अब कौन सा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ये भी आगे बताएंगे, मैकेनिज्म है ना बच्चा हमारा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं, है ना। एलएच बढ़ जाता है, एलएच की मतलब हम लोग को पता है हमारे बॉडी के अंदर एलएच और एफएसएच होता है, एलएच और एफएसएच, है ना, एलएच और एफएसएच होता है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर होता है। और क्या होता है, एलएच की मात्रा बढ़ जा रही है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। ये किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हमें खाना अच्छा नहीं खाया, एयर पोल्यूशन हो रखा है, कुछ भी रीजन, उस वजह से हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, और बाद में इस एलएच की वजह से हमारा एंड्रोजन्स में दिक्कत आई। जब एलएच बढ़ेगा तो एंड्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, एंड्रोजन की मात्रा बढ़ने पर हमारा जो, क्योंकि एंड्रोजन आप जानते हो मेल हार्मोन है, जो टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे मेल हार्मोन्स को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ एंड्रोजन। तो एंड्रोजन जो है वो बढ़ जाएगा, एंड्रोजन बढ़ने पर मेल हार्मोन, मेल कैरेक्टर डेवलप होंगे। मेल कैरेक्टर डेवलप होने पर, मेल्स में तो होता नहीं ना पीरियड साइकिल, आप जानते ही हो, तो मेल कैरेक्टर डेवलप होने पर ओव्यूलेशन नहीं होता है। इस टर्म को कहते हैं, इस पूरे जो, क्योंकि मतलब ओव्यूलेशन जो नहीं होता है ना, डिक्लिनेशन ऑफ ओव्यूलेशन या फिर ए एवोल्यूशन हो जाता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो उस टर्म को कहते हैं ओलिगोमेनोरिया। फिर से बच्चों स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, नीचे में लिख के डाल दूंगा, एक बार देख लीजिएगा, आप ओलिगोमेनोरिया कहते हैं उसको, ठीक है। और भी कई सारे सिम्टम्स आते हैं। तो पीसीओडी जनरली हमने बताया आपको कि एक हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से हो गया, ठीक है। लेकिन पीसीओएस के केस में क्या होता है बच्चों, पीसीओएस के केस में आपको जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, आपके जीन्स में ही कुछ दिक्कत आ गई, जिस वजह से वो हार्मोन ही ढंग से नहीं हो रहा है काम। इसका जो काम है ना बच्चों, उसको क्योर किया जा सकता है। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, जो हम ट्रीटमेंट बताएंगे वो आप ठीक कीजिए, जो हम जो बोलेंगे उसको कीजिए, कॉज जो है उसको कम कीजिए, जो कॉज हो रहा है, तो उस वजह से आपका पीसीओडी ठीक हो सकता है, आपकी साइकिल्स वो है वापस आ सकती है, ठीक है। इस दोनों केस में ही आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकती है, पीरियड डिस्टर्ब हो सकता है, आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हैवी हो सकती है, पीरियड्स का टाइम बढ़ सकता है ना। जैसे नॉर्मल 3 से 4 दिन या फिर 5 दिन में चले जाते हैं पीरियड्स, लेकिन पीसीओडी और पीसीओएस के केस में 7-8 दिन भी जाते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा हैवी क्लॉट का ब्लीडिंग होना, क्लॉट्स आना बड़े बड़े, तो ये पीसीओडी पीसीओएस के केस में होता है। तो पीसीओएस इज मच वन स्टेप हायर स्टेज ऑफ पीसीओडी, ठीक है। पीसीओएस में ये एक एंडोक्राइन एंडोक्राइन कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है पीसीओएस सिंड्रोम है। और इसका दोनों का ही ट्रीटमेंट अभी नहीं है, लेकिन पीसीओडी इज मच लोअर, तो उसमें क्या कहते हैं, जो ट्रीटमेंट जो अपना डेली लाइफस्टाइल है उसको ठीक करेंगे तो पीसीओडी ठीक हो सकता है।
पीसीओएस के केस में अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, दोनों के केस में नहीं, बट यस पीसीओडी जैसे मैंने बताया, पीसीओडी को कम कर सकते हैं या फिर रेगुलर ला सकते हैं, लोगों का ठीक होता है, ठीक है, इसका क्योरेबल है, इसका भी हम सर्वे बताएंगे आपको। और पीसीओएस का क्योरेबल मुश्किल है, बट आई थिंक होता है ना, इसका भी सर्वे आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है, इसका भी क्योर हो जाता है, लेकिन इट्स वेरी वन स्टेप हाइयर, वन स्टेप हाइयर फ्रॉम पीसीओडी। तो आइए शुरू करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इंट्रोडक्शन में जितना देना चाहा था आई थिंक दे दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा पीसीओडी और पीसीओएस, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो आई थिंक इतना सफिशिएंट आप लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म के ऊपर, तो मैकेनिज्म कैसे होता है बच्चों, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म से पहले मैं आपको थोड़ा रिविजन कराना चाहूंगा 12th क्लास के 3rd चैप्टर का, आपने पढ़ा होगा। उसमें क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। 4 स्टेज होती है, ल्यूटेनाइजिंग फेज, ओव्यूलेटरी फेज, फॉलिकुलर फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। तो उसको कैसे लो एफएम से भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। ल्यूटेनाइजिंग फेज, ओव्यूलेटरी फेज, फॉलिकुलर फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। तो ये सारे फेजेस होते हैं, इसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा ज़्यादा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा पूरा बताने में। मैं आपको जस्ट नॉर्मली बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं अगर ल्यूटेनाइजिंग फेज को मैं बताऊँ, ओव्यूलेटरी फेज को बताऊँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, छोटा रखना थोड़ा सा, क्योंकि हमारा मेन ट्रैकर तो पीसीओडी पीसीओएस है ना। तो अभी हम बताएंगे कि आपको नॉर्मली मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होता है ये, ठीक है। तो लेट्स मेक अ डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आई होप सो आप देख पा रहे होगे, ठीक है। हाँ, तो बच्चों वो मेरी, ठीक है, सिमरिए इन्फ्लुएंस आप नानी तो जानते ही होंगे। तो बच्चों क्या होता है, मान लो आज 1 जैन है, 1 जैन है आज, मान लो आज नया साल है मान लो। तो आज क्या हुआ है, आज मान लो उस लड़की की लास्ट ब्लीडिंग आई है ना, आज पीरियड उसके खत्म हुए हैं, आज लास्ट ब्लीडिंग आई है उसकी, ठीक है। तो आज से क्या होगा, उसके बाद आज से ही उसका जो है यहाँ से आज से 12th डे, 12 to 14th डे, 12 से 14 दिन उसको लगते हैं उस एग को मैच्योर होने के लिए, ठीक है। वो जो एग है हमारे पास सबसे पहले ऊगोनिया के फॉर्म में, ऊगोनिया से फिर वो प्राइमरी oocyte बनता है, फिर सेकेंडरी oocyte बनता है ना, उस पर कवरिंग्स होती है, थके की कवरिंग है, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स, पूरे को हमको हम सिस्टिक कह देते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन उसके ऊपर जो होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब मान लो एग बनकर तैयार हो जाता है, तो वो 14th to 16th डे पे 2 दिन के लिए, तो ये तो हो गया पूरा आपका तैयारी वाला दिन, जिस दिन पूरा एग जो है तैयार हो रहा है, ठीक है। फिर 14 to 16th डे पे, 14 to 16th डे पे वो एग यहाँ से निकल करके, वो एग यहाँ से पहले छोटा था, फिर उसको कवरिंग होती गई होती गई होती गई होती गई, अब फाइनली ये बन गया, ठीक है। वो एग निकल करके यहाँ से, और वो यहाँ पे ये जो एम्पुला रीजन है, एम्पुलर रीजन है, इसे लिख देते हैं एम्प्यूला, ठीक है। तो एम्पुला यहाँ से वो निकल करके और फिर वहाँ यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो एग ये हमारा एग है, उसके ऊपर कवरिंग बहुत सारी है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, एक मिनट, हाँ, तो बच्चों जैसे आप जानते हैं कि एम्पुला में, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे कि 12 to 14 डेज उसको लगता है प्रिपरेशन होने में, ठीक है। इस दौरान में क्या होता है, इस दौरान में यहाँ पे कई सारे लेयर्स फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। मिडल लेयर यहाँ पे लेयर्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है। वैसे यहाँ पे लेयर्स का नाम है, ठीक है, एंडोमेट्रियम, सॉरी एंडोमेट्रियम इज दिस, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी 12 से 14 दिन में ये जो अंदर वाली लेयर है इसको बहुत सारे कवरिंग की जाती है, ठीक है, बहुत सारे इसमें
इंसेंट वी कैन, जैसे हम बात कर रहे थे एंडोमेट्रियम की, ठीक है। एंडोमेट्रियम में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम इज अ लेयर, ठीक है। इसमें ये लेयर फॉर्मेशन होता है इसके अंदर 12-14 दिन, मतलब आपको सिंपल शब्द में बताता है, अंदर की वॉल जो है यूट्रस की, इस पूरे को कहते हैं यूट्रस। तो उसको प्रिपेयर किया जाता है ताकि बच्चा जो वहाँ पे एम्ब्रियो जो है, जाइगोट है, जो मोरल ब्लास्टोला जो स्टेज है, वो आकर यहाँ पे चिपक सके और उसका फर्दर ग्रोथ हो सके, ठीक है। बाद में वो यहाँ पे आके चिपक जाता है, प्लेसेंटा से कनेक्ट हो जाता है और फिर हम जानते हैं 9 ईयर्स की प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। तो 9 मंथ बाद डिलीवरी होती है। तो क्या होता है, जैसे मैं इसको बता करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा एग है, उसके ऊपर थैका कवरिंग है, फिर प्राइमरी फॉलिकल है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल है, इतने सारे गेट्स के अंदर है हमारा एग। तो जब 14th डे या 14 से 16 डे, दो दिन होता है, उस दिन क्या होता है, ये एग जो है सब दीवारों को तोड़ करके बाहर निकलता है, यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे आकर के वो इस स्टेज पे आकर एम्पुला में आकर के रुक जाता है, एम्पुला में आ जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, ठीक है। तो ये जब टूट गया है, इसमें से निकल चुका है ये, ठीक है, एग। तो ये जो कवरिंग है, इसे बाद में कहते हैं कॉर्पस लेट्यूम। कॉर्पस, स्पेलिंग का बच्चा आप जानते ही हो, कॉर्पस लेक्टम, ठीक, कॉर्पस ल्यूटियम भी कहते हैं, उसको लेक्टम कहते हैं। तो ये जो एग है, इन कवरिंग में से बाहर निकल जाता है और इसको कहते हैं कॉर्पस लेक्टियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये बेसिकली बच्चे को ये प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या है, ये प्रेगनेंसी सपोर्टिव है। प्रेगनेंसी सपोर्टिव हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन, किससे निकालता है, कॉर्पस लेक्टम। कॉर्पस लेक्टम क्या है, वो सारी कवरिंग जो एग के ऊपर की गई थी, ठीक है, एग के ऊपर की गई थी ओवेरी के अंदर, ठीक है, एग के ऊपर की गई थी ओवेरी के अंदर, है ना। और फिर क्या करता है, वो एग जो है उसको तोड़ करके निकल जाता है, ठीक है। 14 जैसे 14 डे खत्म होगा, वो एग जो है वो तोड़ करके सारे हार्मोन्स को, सारे रेल्स को क्लियर करके बाहर निकल जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर वो जो है फ्लावर अपने स्पोर्स के ऊपर कवरिंग कर देता है और जो है वो स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन आने पर तोड़ करके वो बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाके जर्मिनेट होते हैं। तो उसी तरह एक फेवरेबल, जैसे ही वो मेच्योर हो जाता है एग, प्राइमरी ओगोनिया से प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, जब सेकेंडरी साइड बन जाता है तो ये आ जाता है यहाँ पे एम्पुला रीजन में। एम्पुली रीजन में आने के बाद ये 2 दिन यहाँ वेट करता है, 2 डेज तक, मतलब 48 आवर्स, ठीक है। और इसी 48 आवर्स का, इसी 2 दिन के बीच में अगर कॉपुलेशन हुआ और स्पर्म्स यहाँ पे आए, स्पर्म्स आए, ठीक है, और स्पर्म्स में आकर के इसके साथ फ्यूज कर लिया, फ्यूज करने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट फॉर्मेशन, फिर मोरुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, फिर करते 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 वो यहाँ पे आके ऐसे चिपक जाएगा और फाइनली प्रेगनेंसी हो जाती है। और ये जो कॉर्पस लेक्टियम है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है प्रेगनेंसी सपोर्ट करने के लिए। तो 2 दिन के लिए प्रोजेस्टेरोन का, इस 2 दिन के बीच में प्रेगनेंसी का जो हार्मोन है बहुत ऊपर चला जाता है, सर्ज हो जाता है, ठीक है। इसका जो लेवल है बहुत ऊपर चला जाता है प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। और ये पूरा लेयर अच्छे से बन जाती है ताकि प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। लेकिन इन केस, अब यहाँ तक हमने बताया कि कैसे अगर प्रेगनेंसी होती है तो क्या होगा। फिर 9 महीने के लिए आपका, 9 मंथ्स के लिए, अंटिल 9 मंथ जिसको हम कहते हैं, या फिर अंटिल डिलीवरी, अंटिल डिलीवरी तक जो पीरियड्स हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है। अंटिल प्रेगनेंसी तक ये जो पूरा प्रोसेस है वो रुक जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या होगा, स्पर्म्स नहीं आए इन 2 दिन के बीच में। और मजे की बात तो आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, जो स्पर्म्स हैं, उस स्पर्म्स का जो लाइफ होता है वो भी 48 आवर्स का होता है, यानी 2 दिन तक वो जिंदा रह सकते हैं, 2 डेज तक का उनके पास खाने पीने का मटेरियल होता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा ये भगवान का पूरा सिस्टम है। ये पूरा सिस्टम भगवान ने ही बनाया है कि किस तरह, मतलब द लाइफ ऑफ ओवेरी एंड द लाइफ ऑफ स्पर्म्स इज 2 डेज, है ना। इसी 2 दिन में आके मिलेंगे प्रेगनेंसी होगी। तो इट इज, देयर इज लॉ देन इज लॉ मेकर, देयर इज सिस्टम, सिस्टम मेकर इज गॉड आल्सो, ठीक है। तो उस टॉपिक से निकल के इस टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ठीक है। इतना समझ में आया हमको, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है, स्पर्म्स नहीं पहुंचे, है ना, किसी भी कारण में स्पर्म्स नहीं पहुंचे, तो इस बेचारे एग का क्या होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे सिम्टम्स क्या होता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम, हमें थोड़ा वीडियो के लेंथ कोशिश करूंगा छोटा रखने की, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे बच्चों, जो ओवेरी है वो नहीं पहुंची, ठीक है, जो सॉरी जो एग है वो हमारा, जो स्पर्म्स है हमारा वो नहीं पहुंचा यहाँ पे, ठीक है, स्पर्म्स यहाँ नहीं पहुंचे हैं। फिर क्या होगा,
2 दिन बाद ये जो ओवरी है वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। रप्चर होते 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 मतलब खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 2 दिन तक इसकी ड्यूरेबिलिटी थी, अब ड्यूरेबिलिटी खत्म हो गई, अब 2 दिन बाद ये रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी। Right? इसी के साथ साथ हमारे कॉर्पस लेक्टम जो है वो भी रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा और प्रोजेस्टेरोन बनाना बंद कर देगा। तो प्रेगनेंसी सपोर्टिव हार्मोन गया। अब ये प्रेगनेंसी सपोर्टिव हार्मोन ही था जो इस सारे इस लेयर्स को दोनों दोनों साइड बन रही थी, है ना, इस पूरे लेयर्स को जो सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। अब जब ये हार्मोन नहीं आएगा तो अगले 10 दिन तक, 8 या 10 दिन तक इसका डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। 8 से 10 दिन तक इसका डिग्रेडेशन होता है इन सारे लेयर्स का, ठीक है। और ना तो मतलब 8 से 10 दिन मतलब यहाँ से लेकर के आप बोल सकते हो 16वां दिन था ना, तो इट्स 24, ठीक है, 16 से लेकर के 16th डे से लेकर के 24 और 25 55th डे तक इसका डिग्रेडेशन होगा, और फिर 25 से लेकर के 30th तक ये जो जो हमारा ये था क्या बोलते हैं वॉल्स थे, ये डिग्रेडेशन होकर के बाहर निकल जाएगा ब्लड के साथ, ठीक है। ये टिश्यू थे और ये सारा कॉर्पस लेक्टम जो भी हमारा प्रिपरेशन किया गया था अंदर 5 दिन के अंदर, 5 से 4 दिन, हालांकि इसमें 3 दिन भी होता है, तो कभी कभी 3 दिन तो सारे टूट करके बाहर निकलता है, ठीक है। और इसी को हम पीरियड्स कहते हैं, इसी में ही वो सारे ब्लड्स वगैरह बाहर आते हैं, ठीक है, ब्लड्स के साथ वो सब चीजें बाहर आती हैं। और क्योंकि ये सारे और क्योंकि अब देखो क्या होता है ना, अब पेन बहुत होता है इसके अंदर, पेन बहुत होता है, ठीक है, पीरियड्स के अंदर पेन बहुत होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे एंडोमेट्रियम लाइन्स टूट रही है, और ये जो मायोमेट्रियम है ये बहुत ही ज्यादा रैपिड मूवमेंट करता है, रैपिड वर्क करता है, ठीक है, रैपिड इसमें फ्लक्चुएशंस आती है। तो इस वजह से क्यों? क्योंकि इसको एंडोमेट्रियम ढंग से तोड़ने के लिए, ठीक है, ये बर्थ के टाइम में भी बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है, ठीक है, ताकि बच्चे की डिलीवरी आराम से हो सके, और उस समय भी। और इसी वजह से स्टमक के नीचे लड़कियों को बहुत दर्द होता है ना, स्टमक एरिया में बहुत पेन होता है, थाइज में, लेग्स में बहुत पेन होता है पीरियड्स के टाइम पे, है ना, और बहुत ही ज्यादा पेन होता है ना। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि पीरियड्स पे इतना पेन होता है कि हड्डी टूटने तक का, जैसे हड्डी टूटती है बहुत पेन होता है। और यहाँ तक कि एक मैंने रिसर्च में पढ़ा था, एक जगह मैंने पढ़ा था कि पीरियड्स पेन एज इतना सीवियर हो सकता है कि वो एक हार्ट अटैक के बराबर होता है। हार्ट अटैक में बहुत पेन होता है हार्ट में, तो उसी से रिलेटेड बताया गया है कि उतना पेन एक पीरियड्स, अगर किसी लड़की को पीरियड चल रहा है तो इतना पेन हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेट्रो के अंदर उनको एक स्पेशल डब्बा दिया जाता है, कुछ सीट्स लोकेटेड किए जाते हैं वुमेन्स के लिए, है ना। और हमारे मन में जब बच्चे तो कई सारा सवाल आता था कि यार एक डब्बा क्यों उनको दे रखा है, या फिर क्यों उनको सेपरेट सीट्स मेट्रो में दे रखी हैं। तो ये सब चीजें इसलिए क्योंकि उनको इतना पेन होता है, इतना इस पेन से उनको हर हफ्ते गुजरना होता है ना, हर हफ्ते उनको इन पेन से, ये ब्लीडिंग से गुजरना पड़ता है ना। उसके बाद भी हमारे देश की वुमेन्स कितना नाम रोशन करे वो सब आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इतना लंबा पेन हर एक वुमेन जो है हर महीने के 3 महीने में वो सहन करती है, और उसके साथ अपना काम भी करती है। किसी वुमेन के आप फेस से मेनली देख करके पता लगा सकते हो कि शी इज ऑन हर पीरियड्स, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए हमें उनका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, है ना, रिस्पेक्ट भी होना चाहिए कि इतना वो पेन ले रही है। तो इस वजह से मेट्रो में भी उनके लिए सीट्स रिजर्व है ना। तो मुझे अब बाद में समझ में आया कि यस अगर है तो क्यों है, ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक। तो अब पीरियड पेन ये समझ में फिर 30 डेज का पूरा साइकिल हो जाता है ना। तो पहले 1 से 14 12th नहीं, तो 1 से 14th डे तक पूरा उसका प्रिपरेशन होता है। उसके बाद 14 to 16 डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है, फिर 16 to 25 डे पे उसका दोबारा उसका जो हो जाता है मतलब उसको डिग्रेडेशन होता है, और देन 25 to 30 डेज पे उसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड या फिर पीरियड से कहते हैं। लेकिन अब क्या कहते हैं, अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात आई है कि बच्चों अब यहाँ पे पीसीओडी का क्या काम है, पीसीओडी के केस में क्या होता है, ठीक है, पीसीओडी के केस में क्या होता है। तो पीसीओडी केस में जो होता है, अभी हमने बात करी कि बच्चों यहाँ पे ये जो ओव्यूलेशन है ये अकर होता है 14 to 16 डे पे, हमने बात करी भी बताया आपको पूरा, ठीक। तो क्या होता है 14-16 डे पे जो ओव्यूलेशन होता है वो ओव्यूलेशन ही नहीं होता है, मुझे मतलब यहाँ से जो तोड़ करके ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये सारे हार्मोन्स, ये सारे लेयर्स को तोड़ कर जो एग बाहर आ रहा है वो बाहर ही नहीं आ रहा है। उसने मना कर दिया भैया मैं बाहर नहीं आऊंगा। अभी किस वजह से हो रहा है ये भी बताएंगे। तो बाहर नहीं आ रहा, उसका ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, वो इसको तोड़ ही नहीं पा रहा है। और तोड़ नहीं पा रहा क्योंकि हार्मोन की कमी है, जैसे एक हार्मोन ज्यादा हो गया है, बताते हैं कौन सा हार्मोन इम्बैलेंस हुआ है, और वो इसी कारण मुझे वो ओवरी से भी नहीं निकल रहा है, वो सेकेंडरी ओसाइट बन करके बड़ा हो करके ओवरी के अंदर आ गया है, लेकिन ओवरी से बाहर नहीं निकला, उसका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो इसको कहते हैं ओलिगोमेनोरिया।
और इसी से इसको कहते हैं, इसीलिए पीरियड्स एब्सेप्टिज्म, गर्ल्स के पीरियड्स नहीं आते, मंथली स्किप होते हैं। क्यों होते हैं? इसी की वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि एग में ओवेरी के अंदर जो एग है वो सेकेंडरी उस साइड तक पहुंच चुका है, उसको अब बाहर निकल रहा है, उसको ओवुलेशन होना है, उसको एम्पुलर रीजन तक आना है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस। हमारे बॉडी के जो फीमेल्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर 4 हार्मोन्स बेसिकली होते हैं, LH, FSH और हमारा LH, FSH और दो का नाम भूल गया मैं, प्रोजेस्टेरोन, इंजेस्टेरोन, हाँ, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो 4 ये हार्मोन्स होते हैं जो बेसिकली इन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। उसमें से ये जो LH है, ये भाई जो है ये सपोर्टिव होते हैं। LH भाई ये काम सारा करते हैं, कहते हैं भैया हम जो है इन्हीं की वजह से ये पूरा कांड होता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि कैसे होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में और चर्चा करते हैं कि LH क्या, उसका कैसे वजह से नहीं होता है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अभी आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि क्या कंडीशंस होती है, मैं फिर से बता देता हूँ। तो क्या होता है बच्चों, किसी भी नॉर्मल गर्ल के अंदर 0 to पहले 14 दिन के, मान लो आज अगर 1 जनवरी है तो 14 जनवरी तक उसका जो बॉडी है, उसका जो यूट्रस है वो प्रिपरेशन करता है किस चीज के लिए? प्रेगनेंसी के लिए। प्रेगनेंसी के लिए प्रिपरेशन करता है। फिर 2 दिन के अंदर 14 to 16 डे के अंदर वो जो प्रिपरेशन हुआ है एग का, एग का जो प्रिपरेशन, एग के ऊपर बहुत सारी कवरिंग की जाती है। इसको मैंने एक और तरीके से बताया, सिस्टिक के ऊपर पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। क्या होता है, जैसे हमारा प्लांट होता है, प्लांट के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं ना, एंथर के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तो वो स्पोर्स को बचाता है, उसके ऊपर कवरिंग कर देता है सिस्टिक। अमीबा के अंदर भी होता है ये चीज, आई थिंक, है ना। अमीबा का भी चेक कर लेना, अमीबा के अंदर सिस्ट फॉर्मेशन होता है। तो वो क्या करता है, अनफेवरेबल से बचाने के कवरिंग कर देता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है उसको वो स्पोर्ट्स है वो तोड़ करके उसको बाहर निकल जाते हैं और बाहर जर्मिनेट कर जाते हैं। तो उसी तरह ये जो है एग जो है, यहाँ पे जो पहले ये उगोनिया, वो उगोनिया जो है एबल नहीं है फर्टिलाइज करने के स्पर्म के साथ, तो इसका मैच्योरेशन करता है। इसका मैच्योरेशन होता है, इसके ऊपर थैका की कवरिंग होती है, प्राइमरी थैका, और ऐसे कर थैका कवरिंग होती है, इसके ऊपर फिर फॉलिकल की कवरिंग होती है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, है ना। उसके बाद ये जाकर के वो बनता है सेकेंडरी उस साइड आकर के, सेकेंडरी उस साइड ये निकलता है ओवरी से। इस ओवरी से कैसे निकलता है, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है कॉर्पस लिक्टम, उसके ऊपर जो कवरिंग, सॉरी, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल्स की, थैका की, उन सबको चीर करके बाहर निकलता है और ये जाकर के एम्पुला में चला जाता है, और एम्पुला में आता है स्पर्म्स, वो जाके फर्टिलाइजेशन करता है। कि किस तरह प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद अगर स्पर्म आ गया तो स्पर्म से मिलने के बाद फिर वो जाइगोट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट फॉर्मेशन, फिर देन यहाँ पे आके कवरिंग हो जाता है, फिर वो सब प्रेगनेंसी का पूरा 9 मंथ से अंटिल डिलीवरी तक उसका होता है, जैसे मैंने थोड़ा पहले बताया। अब क्या होता है यहाँ पर कि स्पर्म ही नहीं आया, भैया स्पर्म ही नहीं आया, और फिर क्या हुआ, उसका डिग्रेडेशन चालू हो गया। तो 2 दिन तक तो पहले तो 48 आवर्स तक भैया यही रहे, उसके बाद क्या हुआ, उसका डिग्रेडेशन चालू हुआ, और फिर लास्ट 5 से 6 दिन के पीरियड्स आए, फिर अगले साल फिर नेक्स्ट काम करता। और फर्स्ट अगर इस ईयर इस मंथ अगर इसने काम किया तो अगले मंथ यही काम करेगी, अल्टरनेटिव डेज पे काम, अल्टरनेटिव मंथ पे काम करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ओव्यूलेशन ही नहीं होता है। ये जो डे है जिसपे ओव्यूलेशन होना था वो ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो वो कहाँ रह गया, उसी के अंदर रह गया, ओवेरी के अंदर रह गया। ओवेरी के अंदर रहने के बाद ऐसा कई बार होता है। ठीक है, मान लो इस वाली ओवेरी ने अच्छा काम किया, इसमें से निकला। ठीक है, मतलब जैसे अगर आज जनवरी है तो जनवरी में पीरियड्स आए, फरवरी में, मतलब जनवरी में इस ओवेरी ने काम किया था तो पीरियड्स आ गए, फरवरी में इसने काम किया तो नहीं आए, फिर मार्च में आ गए पीरियड्स, इसने काम किया, फिर अप्रैल में नहीं आए। तो क्या होगा, इसके अंदर सिस्ट फॉर्मेशन होने लग जाएगा। इसके अंदर वो जो ओवेरीज है उनके ऊपर कवरिंग है वो बढ़ने लग जाएंगी। अब वो बढ़ने लग जाएंगी तो क्या होगा, ओवेरी का साइज बढ़ जाएगा। समझे बच्चा, ओवेरीज का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ओवेरीज का साइज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो ओवेरिएशन से काम नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तो हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर तो हो ही गई, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, और तो और यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको प्रूव भी कराऊंगा कि पीसीओडी से हार्ट अटैक भी आ सकता है। सर बोले सब पागल हो गए, पगला गया, नहीं पगला नहीं गए बच्चों, पूरे होशोवास में हम, और सही बोल रहे हैं। अभी आपको फील कराते हैं कैसे होगा। ठीक है, कैसे होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। तो एक बार इसको रब करते हैं, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा पीसीओडी में क्या होता है। ओव्यूलेशन ही नहीं होता है, इसको कहते हैं ऑलिगो, यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं ऑलिगो मेनोरिया, एमेनोरिया। फिर से भाई स्पेलिंग नीचे लिखी हुई आ जाएगी, इसको नहीं देखना है, स्पेलिंग को देखना है, बातों को सुनना है। ठीक है, ऑलिगोमेनोरिया। ठीक है, स्पेलिंग नीचे लिखी आ गई, उसको देख लेना। ऑलिगोमेनोरिया वो होता है जिसमें
मतलब इन जो आपका मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, इसको कहते हैं ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, और एक किस वजह से ओवुलेशन ही नहीं हुआ, ओवुलेशन नहीं हुआ तो स्पर्म आया हो या नहीं आया हो, फर्क ही क्या पड़ता है। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है इससे। ठीक है, इस सारे स्पेक्ट्रम हम बात करते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हमने इस पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या होगा। एक बार फिर से इसको थोड़ा समराइज कर देते हैं, फिर इस पूरे को मिटा देंगे हम लोग। एक बार और उसको ढंग से समझ लेते हैं। तो मैंने क्या बताया बच्चों, ध्यान समझो। आज 1 जैन है, और आज से क्या हुआ, आज से 12 दिन तक जो यूट्रस है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है किस चीज के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, वो प्रेगनेंसी सपोर्टिव है। और ओवरी के अंदर क्या चल रहा है, ओवरी के अंदर ऊगोनिया को सेकेंडरी साइड बनाया जा रहा है, उस पर कवरिंग कर करके। ठीक है, ये कवरिंग का एग्जांपल मैंने आपको से दिया फ्लावर्स के ऊपर, एल्यूविया के अंदर सिस्ट फॉर्मेशन होता है अनफेवर कर, तो उसको मेच्योर करने के लिए सारे फॉलिकल्स उसके ऊपर होते हैं। अब जाता है 12 14 to 16 डे, 2 दिन का दिन जो होता है, इस दिन क्या क्या करता है, एग जो है मेच्योर हो चुका है, वो सारे कवरे को चीर करके बाहर निकलता है, और ये फिम्ब्रिया से होता हुआ, इसमें से होता इन्फेंटुलम से होता हुआ एम्पुला में आ जाता है। अब एम्पुला वो रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब स्पर्म्स आए तो फर्टिलाइजेशन हुआ, नहीं हुआ तो क्या होगा बच्चों, अगर अगर तो जैसे कि आप जान रहे हैं, 2 दिन के अंदर अगर स्पर्म आया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, नहीं आया तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद फिर वो जो सारे जो फॉलिकल्स हैं जिसको फाड़ करके हमारा एग बाहर आया था, वो उसको कंबाइन को कह रहे हैं कॉर्पस लुटेम। कॉर्पस लुटेम क्या करता है, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है जो प्रेगनेंसी सपोर्टिव होता है, वो 2 दिन के लिए बनाता है, और प्रोजेस्टेरोन का जो कर्व होता है वो बहुत ऊपर चले जाता है उन 2 दिनों के लिए, ताकि प्रेगनेंसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट हो। सारे एनवायरमेंट जो यूट्रस के अंदर क्रिएट कर दिए जाते हैं वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए कर दिए जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी हुई नहीं है, स्पर्म्स आया नहीं है, तो क्या होता है, कॉर्पस लुटेम डिजनरेट होता है, वो एग डिजनरेट होता है, ये सारे जो हमारे जो लेयर्स है वो सारी डिजनरेट होती है। अब ये 8 से 10 दिन इसको लगता है डिजनरेशन होने में, तो जनवरी 16 से लेकर के जनवरी 24-25 तक वो डिग्रेडेशन होगा, और जनवरी 25 को लेकर के जनवरी 25 को उसके पीरियड्स आ जाएंगे, और उससे क्या होता है, ब्लड के साथ सारे चीजें बाहर निकलते हैं। ठीक है, वो सारे टिश्यूज जो प्रेगनेंसी टिश्यूज थे, है ना, कॉर्पस लिक्टम या फिर एग वगैरह जो भी था वो सब बाहर निकलता है 3 से 4 दिन के अंदर, और उसमें सीवियर पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, हाथ पैर में बहुत दर्द होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कई सारे ऐसे इसके अंदर देखा जाता है। लेकिन अब क्या हुआ बच्चों, पीसीओडी कंडीशन में क्या हुआ, पीसीओडी कंडीशन में ये हुआ कि ये जो 14 जनवरी को जो ओवेरी निकलना था बाहर, वो निकल ही नहीं पाया, वो निकल ही नहीं पाया। और निकल नहीं पाया, क्यों नहीं निकल पाया, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से। और कौन सा हार्मोन इसमें रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, एच। 4 ये हार्मोन्स होते हैं जो पूरे प्रेगनेंसी, पूरे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करते हैं। उसमें से जो एलएच हार्मोन है उसका इम्बैलेंस हो जाता है, उसके वजह से ये जो ओव्यूलेशन होना था, जो चीर करके बाहर निकलना था, वो हो ही नहीं पाया। अब हो नहीं पाया तो इसी के अंदर रह गया। ऐसे करते करते काफी टाइम बाद उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये कई सारे सिस्टिक वाले एग्स इसी के अंदर पड़े रहते हैं ओवरी के अंदर। अब जो ये बड़े बड़े एग इसके अंदर पड़े रह जाएंगे कवरिंग वाले, तो ओवरी का साइज बढ़ जाएगा, है ना, ओवरी का साइज बढ़ जाएगा, और इससे और भी सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे मैंने वो बताया हार्ट अटैक, अभी कैसे होता है, हार्ट अटैक कैसे होता है ये भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, आओ चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे पूरा आपको इसका हार्मोनल, ये तो आपको डायग्राम से मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया ऊपर ऊपर से। अब आपको बताते हैं कि हार्मोन से कैसे ये वर्क करता है। तो आपको पता है ये हमारा ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, और उसी के साथ ऐसे करके हमारा ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पास डिस्टालिस, पास नर्वोसा, पास इंटरमीडिएट, थ्री पार्ट्स होते हैं इसके। अच्छा, ठीक है, और फिर यहाँ से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेस और ये पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है, आप जानते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी जो है मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से एक हार्मोन निकलता है GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। हमारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको कहा जाता है गोनाड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, तो गोनाड से रिलेटिंग जो रिलीजिंग हार्मोन उसको निकालो पिट्यूटरी, ये ऑर्डर है पिट्यूटरी के लिए। ये हार्मोन पिट्यूटरी से जाएगा और पिट्यूटरी से निकलेगा LH एंड FSH। बट ड्यू टू सम केस, ये केस क्या है ये पता नहीं चल पाया है। क्या होता है इस केस में कि LH की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। नॉर्मल LH और FSH का जो रेशियो आता है, LH FSH, वो 1 आता है, अरे कभी 2 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है।
कभी कभी थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, इस केस में क्या हो जाता है, पीसीओडी के केस में क्या हो जाता है, ये एल एस तो एफ एस एच का जो सेम जो है वो क्या हो जाता है, वो 3 पहुंच जाता है या 4, और 4 सीवियर केसेस। तो इसमें एल एच की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये जो मेन कॉज है इसका, जो आजकल साइंटिस्ट मानते हैं, जो डॉक्टर्स मानते हैं, वो जो बोलते हैं, वो ये बोलते हैं लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है, ठीक है। देखो बच्चों, सिम्टम्स वाला पार्ट मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, सिम्टम्स में अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। जो मैकेनिज्म मैंने अभी थोड़ा बहुत आपको बताया, पीछे भी बताया, और अभी जो मैकेनिज्म, जो एक्चुअल मैकेनिज्म चल रहा है, उसी में मैं सिम्टम्स भी करूंगा। तो ये जो एलएच की जो मात्रा है, जो एलएच बढ़ गया है, वो एक रीजन ये भी है लाइफस्टाइल। आजकल का आप जानते हैं कि बाहर खाना, है ना, बाहर ज्यादा खाना, एक्सरसाइज ना करना, है ना, ये सब चीजें जो है हो रही है, स्ट्रेस एंजाइटी जो बढ़ रहा है, इस वजह से एलएच हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। और स्मोकिंग करना, है ना, और अल्कोहल इंटेक करना, बाहर का खाना, फूड वगैरह जो खाना, जो बाहर की चीजें को खाना, ठीक है, ये हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है ना। पेट को इफेक्ट नहीं करता है, पेट खराब नहीं होता बच्चों से, हमारे हार्मोन्स को भी इम्बैलेंस करता है, ठीक है। हार्मोन्स को इम्बैलेंस कैसे करता है, ये एलएच की मात्रा वजह से बढ़ा दिया, कुछ भी रीजन। अभी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का मानना यही है कि हमारे ये लाइफस्टाइल जो है, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल जो है बहुत बड़ा कारण है इस हार्मोन इम्बैलेंस को लेकर के। तो अब क्या होगा बच्चों, हार्मोनल हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या हुआ, एलएच बढ़ गया। अब जब एलएच बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, एंड्रोजन बढ़ेगा, है ना। एलएच क्या करता है, एंड्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। मेल्स के अंदर एलएच का काम यही होता है, ठीक। और भी कई सारे काम होते हैं, बट मेनली काम ये होता है कि एंड्रोजन के लेवल को बढ़ाता है। और एंड्रोजन आप जानते हैं मेल हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन जो मेल के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कराने को करता है, जैसे बियर्ड आना, दाढ़ी आना, आवाज का भारी होना, है ना, ये सब जो है वो मेल सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए एंड्रोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब फीमेल के अंदर एलएच की मात्रा बढ़ जाती है, जितना चाहिए तो उससे कई ज्यादा बढ़ जाता है, तो एंड्रोजन जो कुछ लोग कहते हैं कि एंड्रोजन फीमेल्स के अंदर नहीं होता, बच्चों फीमेल्स के अंदर भी एंड्रोजन होता है, लेकिन बहुत मिनिमल नेग्लिजिबल मात्रा में होता है। लेकिन क्योंकि अब एलएच की एंट्री हो चुकी है, एलएच भाई साहब क्या करेंगे, एलएच भाई साहब बढ़ चुके हैं, तो एंड्रोजन भाई साहब को ही बढ़ा देंगे, कहा भाई जहां मैं जाऊंगा वहां तू रहेगा, मेरा दोस्त है, दोस्ती यार निभाई जा रही है यहाँ पे। तो जब एंड्रोजन बढ़ जाएगा तो फिर मेल कैरेक्टर बढ़ेंगे। मेल कैरेक्टर क्या है, हेयरसुटिज्म हो जाएगा। हेयरसुटिज्म मतलब हेयर ग्रोथ, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, चेस्ट पे आना, दाढ़ी मूछे आना, पेट पे एक्सेसिव ग्रोथ होना बालों का, ठीक है, हाथों पे, पैरों पे, ठीक है। और क्या होगा, एक्ने। ये बच्चों सिम्टम्स भी मैं आपको सही साथ ही साथ बता रहा हूँ, ठीक है। एक्ने ये सारे एंड्रोजन के बढ़ने की वजह से होता है, ठीक है। एक्ने आ जाना, दाने निकलना, ठीक है। और क्या होता है, ऑयली स्किन, ऑयली स्किन। और क्या होता है, ऑलिगोमेनोरिया, ऑलिगोमेनोरिया। ऑलिगोमेनोरिया होने के बाद फिर क्या होता है, ऑलिगोमेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर हो जाना, इनफर्टिलाइजेशन, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, ठीक है, इनफर्टिलिटी हो जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज, ये सब चीजें हो सकती है, ठीक है। अब टाइप 2 डायबिटीज के बारे में तो अभी हम बात नहीं करेंगे, टाइप 2 डायबिटीज कैसे होती है, ये भी एक सिम्टम्स है, ठीक है। अगर कोई डायबिटीज है तो, और ये सब सिम्टम्स है तो कैसे हो सकती है, ये हम बताएंगे। लेकिन सिम्टम्स के लिए टाइप 2 डायबिटीज भी होती है, डायबिटीज, टाइप डायबिटीज, ठीक है। तो मेनली ये देखा जाता है, हेयरसुटिज्म, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, ऑयली स्किन, ऑलिगोमेनोरिया और इनफर्टिलिटी। अगर आपके साइकिल जो है इन जो है वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, और आपकी स्किन बहुत ऑयली रहती है, हेयर ग्रोथ एक्सेसिव हो रहा है, एक्ने हो रहा है, और इसमें एक आता है वेट इंक्रीज। तो एंड्रोजन के बढ़ने से सारी मात्रा, ये सारी चीजें होती है। तो अगर आपके साथ ये चीजें हो रही हैं तो इट इज पॉसिबल दैट यू मे
हैव पीसीओडी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये है, ये सारी बीमारियां, ये सारी सिम्टम्स हैं तो आपको पीसीडी होगा, पीसीओडी होगा, नहीं, ये नहीं है। और ये भी हो सकता है कि अगर आपको पीसीओडी है तो ये सिम्टम्स ना है। इट इज पॉसिबल पीसीओडी अकर इन अ थिन वुमन एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल पीसीओडी इज नॉट अकर इन अ ऑबिसिटी, जिस वुमन को ऑबिसिटी है ना। फैट वुमन के अंदर भी पीसीओडी देखा नहीं जा सकता है और थिन वुमन के अंदर भी पीसीओडी देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है पीसीओडी को लेकर के साइंटिस्टों के पास, क्योंकि हमारे पास कॉज नहीं पता है इसका क्या कॉज है। लेकिन जो जर्नली देखा जाता है, जो बिग बिग सर्वे बिग लोगों में देखा गया है अभी तक, वो ये कैरेक्टर्स देखे गए हैं। अगर आपके अंदर ये सारे कैरेक्टर दिख रहे हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह कर लें, क्या रहेगा। हिरसुटिज्म एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, एक्ने है, ऑयली स्किन है, ओलिगोमेनोरिया मतलब आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इरेगुलर है, इरेगुलर पीरियड्स, और इनफर्टिलिटी है तो बाद में शादी के बाद पता लगता है, ठीक है। और उसके बाद वेट आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो हो गए एंड्रोजन बढ़ने की वजह से होता है। एंड्रोजन किस वजह से? एलएच बढ़ने से हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा पार्ट है, क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया बिल्कुल ही, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं इसको लाइन बाय लाइन लिख देता हूँ क्या 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 सिम्टम्स हमने अभी तक पढ़ लिए, ठीक है। पहला सिम्टम्स जो हमने देखा, सिम्टम्स वो बड़ा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, ठीक है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। सेकंड एक्ने, एक्ने। थर्ड ऑयली स्किन, ऑयली, ओ आई एल वाई, ऑयली स्किन। फोर्थ ओलिगोमेनोरिया। फिफ्थ इनफर्टिलिटी। सिक्स्थ बॉडी वेट। एंड सेवेंथ हाइपर एंड्रोजिनिज्म, ठीक है। तो ये सेवन सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी। तो अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है तो ये सेवन सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। और अगर नहीं भी दिख रहे, मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है सेवन सिम्टम्स आपके अंदर पॉसिबल हो तो आपको होगा। इसमें से हो सकता है कि कुछ पॉसिबल है, जैसे आप अगर आपका बॉडी वेट नहीं है, आपको थिन हो लेकिन आपका एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, ये सब है, तो तब भी आपको हो सकता है। जरूरी नहीं है सातों के सातों सिम्टम्स आपको दिखेंगे, लेकिन इसके अंदर एक सिम्टम्स जो है, कुछ सिम्टम्स जो तो दिखेगा दिखेगा आपको। इनफर्टिलिटी हो सकता है, ओलिगोमेनोरिया हो सकता है, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। और भी लिख सकते हो, सिस्टिक ओवेरी दिखेगी आपको, सिस्टिक ओवेरी, ठीक है। ये तो जब बेटा डायग्नोज करोगे तब दिखेगा, ठीक है, तब दिखेगा सिस्टिक ओवेरी, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हो गए 8 सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए, जो बेसिकली दिखते हैं। इसको नोट कर सकते हैं आप चाहे तो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओलिगोमेनोरिया का स्पेलिंग फिर से डाल दूंगा, देख लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी तो ठीक ही है। और ये सारे सिम्टम्स हैं। अब आपको बताते हैं एक और जो सिम्टम्स है इसके अंदर, वो बच्चों वो क्या है? ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ सकता है। भी कैसे बढ़ेगा इस पर चर्चा करते हैं, सिम्टम्स में भी लिख सकते हैं इसको। अब चर्चा करते हैं कि ब्लड के शुगर लेवल कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब कर देते हैं। तो सिम्टम्स आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। तो एंड्रोजन बढ़ जाता है, एलएच बढ़ेगा, एंड्रोजन बढ़ जाएगा, एंड्रोजन बढ़ जाएगा। तो ये एंड्रोजन क्या करता है ना बच्चों, ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म करता है। बहुत अच्छी चीज है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आप ये उसमें पढ़ेंगे, बीएससी वगैरह करेंगे तो फिजियोलॉजी किताब, अगर एमबीबीएस भी करेंगे तो फिजियोलॉजी किताब में पढ़ेंगे। इसका नाम है जस्ट जस्ट होल्डिंग द नेम, जस्ट होल्डिंग द नेम, प्रोसेस ऑफ कॉल्ड। तो इसके अंदर पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जस्ट लेट मी रिमेंबर द नेम, इसका नाम था हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस मीन रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी, रेगुलेशन करना बॉडी टेम्परेचर का, बॉडी फ्लूइड्स का, बॉडी हार्मोन्स का, तो उसको कहते हैं हेमोस्टेसिस, TSIS, ठीक है।
SIS, हेमोस्टेसिस, ठीक है। तो बच्चों फिर क्या होता है इसके अंदर, हेमोस्टेसिस के अंदर, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो हम ये जो एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का है कि LH बढ़ रहा है तो एंड्रोजन को बढ़ाएगा, एंड्रोजन बढ़ेगा तो ये क्या करता है, सेल को रेजिस्टेंस बना देता है, और सेल रेजिस्टेंस होने से इंसुलिन का लेवल बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो यहां से अब देखो, और शुगर, ये एंड्रोजन जितना बढ़ेगा, यहाँ से एक चीज, एक जगह मैंने और पढ़ा था ये एक आर्टिकल में, कि जितना ज्यादा एंड्रोजन बढ़ेगा वो एंड्रोजन क्या करेगा, LH को बढ़ाएगा, और जितना ज्यादा LH बढ़ेगा उतना ज्यादा एंड्रोजन को बढ़ाएगा, है ना। तो द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव, इज सपोर्टिंग, एंड इफ द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज अपोजिट, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। समझ में आया बच्चों? दोबारा से, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये हेमोस्टेसिस मतलब होता है रेगुलेशन, रेगुलेशन किसी चीज का भी, हार्मोन का, बॉडी टेम्परेचर का, ठीक है, ये हेमोस्टेसिस होता है जब बॉडी किसी चीज का रेगुलेशन करती है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, ये स्टिमुलस है, इसने एक रिस्पॉन्स दिया, एंड्रोजन बढ़ गया, इस रिस्पॉन्स से फिर एक स्टिमुलस आया, ये रिस्पॉन्स एक स्टिमुलस की तरह काम करेगा और रिस्पॉन्स देगा, एनर्जी बढ़ाएगा, ऐसा कर करके ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बढ़ता है। इसके अंदर एक और एग्जांपल आता है, डिलीवरी के टाइम पे जब फीमेल बच्चों को डिलीवरी दे रही होती है तो उस समय उसके ब्रेन में से एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन, पिट्यूटरी हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन जब निकलता है तो मायोमेट्रियम से, जो मैंने बताया था बीच की लेयर होते हैं मायोमेट्रियम से, और ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। अब जितना ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होता है उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे बच्चा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। नेगेटिव फीडबैक में उल्टा होता है, जो रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव जाता है, और पॉजिटिव फीडबैक में वो मतलब वो बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। जैसे इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो शुगर का लेवल कम हो जाएगा, GFR का लेवल बढ़ेगा, GFR बढ़ेगा तो बॉडी में हाइड्रेशन, पानी का लेवल कम हो जाएगा, एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या दोनों ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आपको, LH और एंड्रोजन का समझ में आपको। तो ये LH क्या, ये एंड्रोजन क्या करता है बच्चों, बैक टू द टॉपिक, एंड्रोजन क्या करता है, इस सेल को रेजिस्टेंस बना देता है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी डायबिटीज वाली, नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना जरा उसको, और उसमें थोड़ा मतलब ऐसे करना है कि थोड़ा आगे बढ़ा देना, वहां पर टाइप ऑफ डायबिटीज मैंने बताया है। तो वहां पे मैंने चर्चा की थी कि डायबिटीज जो होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, डायबिटीज जो होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस, ठीक है, और डायबिटीज मेलाइटिस। मेलाइटिस के भी दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस की चर्चा आज हम नहीं करेंगे, डायबिटीज मेलाइटिस के दो टाइप, टाइप 1 टाइप 2। तो डायबिटीज टाइप 1 के अंदर, मेलाइटिस के टाइप 1 के अंदर बच्चों क्या होता है कि इंसुलिन फॉर्मेशन ही नहीं होता है, ये तो होता है तो बहुत कम होता है, इस वजह से शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन टाइप 2 के अंदर क्या होता है बच्चों, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, इंसुलिन तो बनेगा, अच्छे खासे अमाउंट में बनेगा, लेकिन क्या होता है बॉडी की जो सेल्स है, इंसुलिन का काम बेसिकली क्या होता है, वो ब्लड से शुगर लेवल को लेता है, ब्लड से शुगर कार्बोहाइड्रेट को लेता है, और वो जाके सेल्स को देता है, वो ग्लूकोज को लेता है और सेल को जाके देता है, और कहते हैं कि सेल तुम्हें ग्लूकोज चाहिए, मैं तुम्हें ग्लूकोज दे रहा हूँ, पक्की डील है ना, इसको ले लो। और क्या इससे क्या होता है, फिर ग्लूकोज, जो सेल है वो ग्लूकोज को एक्सेप्ट कर करके और उसको मेटाबॉलिज्म करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, शुगर का लेवल ब्लड में कम हो जाता है, वो निकाल निकाल के उसको देता जाता है, वो यूज करता जाता है, और शुगर में ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, उसको कहता है हाइपो ग्लूकोजेनेसिस, है ना, हाइपो ग्लूकोजेनेसिस नहीं, हाइपो, जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, मैं लिख दूंगा नीचे, आप देख लेना, है ना, हाइपो ग्लूकोयूरिया, आप जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, ठीक है, आप देख लेना, मैं नीचे लिख दूंगा, आप देख लेना। तो वो कंडीशन हो जाती है, वो ब्लड का शुगर, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करने का इंसुलिन काम करता है, जिससे शुगर हमारा मेंटेन रहता है। अब इनके पास इंसुलिन नहीं बनता है टाइप 1, वो बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, है ना, उसमें हम पढ़ते भी हैं, पहले पिग से लेते थे हम लोग, पिग से या बफेलो से निकालते थे, अब बाद में फिर उसको खुद जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाने लग गए, ठीक है। तो वो तो अलग ही चीज है, अलग टॉपिक है, बैक टू हमारा करंट टॉपिक। तो इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन 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 परंतु किंतु क्या हुआ, टाइप 2 में आपके पास इंसुलिन तो भरपूर मात्रा में, आपका पेनक्रियाज अफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आपका सेल जो है वो रेसिस्टेंस हो गया,
इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमारे अपने ही दुश्मन बन गए। वो कहने ना, हमें तो अपना लूटा गैरों में कहाँ दम था। तो वो यही कहानी है पूरी। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे अपने ही सेल्स हमारे सामने खड़े हो गए। हम उनको दे रहे हैं, भाई तुम ये ग्लूकोज ब्लड में बढ़ गया है, अब इसको ले लो। हम नहीं ले रहे। हम नहीं लोगे तो हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं। तो भैया वापस ग्लूकोज वापस आ जाएगा, उसको ड्रेन करने वो ब्लड में आ जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो टाइप 2 डायबिटीज वही होता है बच्चों। टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज के अंदर, टाइप 2 डायबिटीज के अंदर ब्लड जो सेल है वो रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, सेल रेजिस्टेंस हो जाता है। सेल जो है वो ग्लूकोज को स्वीकार नहीं करता है। इंसुलिन भैया आएंगे, ग्लूकोज बाबू को पकड़ेंगे और लेके जाएंगे कि लो भैया इसका एडमिशन करा लो अपने स्कूल में, सेल भैया ले लो अपने स्कूल में, अब आप हॉस्टल में रख लो। लेकिन सेल भैया कहेंगे नहीं भैया हमारे हॉस्टल में जगह नहीं है, हम नहीं दे रहे, रेजिस्टेंस हो गया, हम नहीं ले रहे ग्लूकोज को। तो वापस इंसुलिन भैया क्या करेंगे, भाई तू जा, तू अपने वही रह, और उसको वापस ग्लूकोज में डाल देंगे। इंसुलिन भैया क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो वही होता है, फिर शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो ये जो सेल रेजिस्टेंस है ये पीसीओडी के मामले में हो जाता है। पीसीओडी के मामले में, पीसीओडी के केस में सेल रेजिस्टेंस हो जाता है और इस वजह से डायबिटीज यहाँ भी होने गए। क्या कहना है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पेनक्रियाज खराब है तो आपको डायबिटीज हो सकता है। मैंने आपको बताया था डायबिटीज इंसिपिडस के केस में ना आपको पीसीओडी है ना आपके पेनक्रियाज खराब है, तब भी डायबिटीज हो सकता है। ना आपकी किडनी खराब है ना आपकी पेनक्रियाज खराब है, तब भी डायबिटीज हो सकता है टाइप टू में। आई होप सबको समझ में आया होगा केस। ठीक है, तो अब जब शुगर लेवल बॉडी ब्लड में बढ़ जाएगा, आप कभी पानी के अंदर बहुत सारी चीनी मिला देना, देखो उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है ना, वो मोटा हो जाता है। तो उसी तरह ब्लड की कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, ब्लड मोटा हो जाता है। और जब यही ब्लड हार्ट से पास होता है तो क्या करता है, प्लैक फॉर्मेशन करता है। मैंने उस वीडियो के लास्ट में भी ये चीज बहुत बता दी थी, प्लैक फॉर्मेशन करता है, ढंग से फ्लो नहीं हो पाता है और जमने लग जाता है। और क्योंकि नसें बहुत पतली है और ब्लड बहुत मोटा है, तो लो बीपी हाई बीपी करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हाई बीपी करके प्रॉब्लम्स हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर सारी प्रॉब्लम्स होती है। और इसी वजह से हार्ट अटैक के इश्यूज बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्लड को जो हार्ट है उसकी मसल्स को, उसके जो कोरोनरी आर्टरी, जो उसमें बेसिकली तीन ही आर्टरीज होती है, वो बेसिकली तीन ही नसें होती हैं, जो तीन ही होते हैं वो बेसिकली पूरे हार्ट को सप्लाई करती है, कोरोनरी साइनस, कोरोनरी आर्टरी और एक और होती है। तो कोरोनरी आर्टरी जो है वो बेसिकली पूरे हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड। अब ये ब्लड ही बच्चा ऐसा हो चुका है कि भैया उसका बंटाधार हो चुका है और इसका जो कंसिस्टेंसी बढ़ चुका है, शुगर लेवल बढ़ चुका है, ग्लूकोज बढ़ चुका है। अब क्या होगा, तो भैया उसके अंदर ढंग से ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा, ढंग से फ्लो नहीं कर पाएगा, फ्लो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, जमने लग जाएगा, जमेगा तो भैया क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा। जी हाँ, देखा गया हार्ट अटैक होते हैं, है ना, यंग लड़कियों में हार्ट अटैक आते हैं। तो डरा नहीं रहे, एक मैकेनिज्म बता रहे हैं कि यस इट इज पॉसिबल इन हार्ट अटैक इन अ वुमन। ठीक है, तो आपको होप सो इस पूरे यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं कि जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिक ग्लैंड हार्मोन पिट्यूटरी पे जाकर काम करेगा। पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, एलएच और एफएसएच, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी निकलते हैं। तो ये एलएच क्या करता है, एलएच की जब मात्रा बढ़ जाता है किसी भी वजह से, लाइफस्टाइल, आजकल तो लाइफस्टाइल को माना जा रहा है लेकिन इसका एग्जैक्ट कोर्स अभी तक पता नहीं है हमको। ठीक है, तो ये एलएच बढ़ने पर एंड्रोजन पे जाकर इफेक्ट करेगा, एंड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। एंड्रोजन बेसिकली मेल हार्मोन बोला जाता है, एंड्रोजन को बेसिकली मेल हार्मोन बोला जाता है, लेकिन फीमेल्स के भी बहुत मिनिमल लेवल प्रेजेंट होता है, मेल्स के अंदर ज्यादा होता है। अब एंड्रोजन बढ़ने से सेल रेजिस्टेंस हो जाता है, सेल रेजिस्टेंस होने से शुगर लेवल बढ़ जाता है ना। एंड्रोजन बढ़ेगा तो कई सारे हमारे बॉडी के अंदर और भी सिम्टम्स आते हैं, जिससे बताया हेयरसुटिज्म, मतलब एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाता है, बॉडी वेट बढ़ जाता है, एक्ने आ जाता है, ऑयली स्किन हो जाती है। ठीक है, सारे करके आपका आएगा। ठीक है, पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पे एक हमने बताया कि एंड्रोजन जो है एलएच के साथ एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म करता है, एंड्रोजन बढ़ेगा तो वो और एलएच बढ़ाएगा और एलएच करके और एंड्रोजन बढ़ाएगा। ठीक है, ये सारा आपको मैंने मैकेनिज्म और सिम्टम्स के अंदर बता दिया। अब बच्चों इसके अंदर आता है डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस कैसे करें, तो डायग्नोसिस सबसे पहले तो मैंने आपको बताया सिम्टम्स। अगर आपके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं 7-8-9 दिन सिम्टम्स है, वो सिम्टम्स आपके अंदर श्योर है, तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिलिए और उससे कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इस बीमारी के अंदर अगर आपको ज्यादा लेवल पर चला गया तो आपको परमानेंट इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, और किसी किसी केस के अंदर ओवेरियन कैंसर भी पॉसिबल है। बहुत सारे केस में ओवेरियन कैंसर भी होता है। ठीक है, तो डायग्नोसिस को कराना बहुत जरूरी है। डायग्नोसिस कराने के लिए अल्ट्रासाउंड होता है, सोनोग्राफी होती है, जिसके अंदर हमारे ओवेरीज को देखा जाता है। ठीक है, उसके अंदर भी कई सारे मेथड्स है किसे देखा जाता है। ठीक है, तो मशीन का नाम है। ठीक है, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम थोड़ा ऊपर ऊपर से बात करेंगे कि क्या है। तो नॉर्मल ओवेरी ऐसे दिखती है,
मतलब ऐसे जैसे जैसे थोड़ा सा। और एक पीसीओडी वाली थोड़ी सी बड़ी होती है, साइज बड़े बढ़ जाता है, तो छोटा बना लेते हैं इसको, वरना साइज सेम लगेगा। ठीक है, साइज बढ़ जाता है और इसके अंदर ये बड़े बड़े क्लॉट आ जाते हैं। ठीक है, मैं एक फोटो यहाँ लगा दूंगा, फोटो देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल और वर्सेस ओवेरियन का पीसीओडी, ये नॉर्मल है और ये पीसीओडी या फिर पीसीओएस का पर्सन का है। ठीक है, तो डायग्नोसिस करा सकते हैं इसको। टाइमली डायग्नोसिस कराने पे आपको, अगर आपके पीरियड बार बार मिस हो रहे हैं, है ना, और आप प्रेग्नेंट नहीं है, पीरियड मिस हो रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है, इनफर्टिलिटी कॉज हो रही है, ये सिम्टम्स मैंने बताया, वो सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर दिख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ठीक है, और वो उनसे आप बात कर सकते हैं। और बाकी हम इसके एक फोटो लगा दूँ, सब देख सकते हैं कि क्या एक्चुअली में आपको दिखेगी आपकी रिपोर्ट्स में। ठीक है, या फिर किसी भी पैथ लैब में जाकर करा सकते हैं वहाँ पे, तो वहाँ आपको मिल सकता है, वहाँ आप खुद भी देख सकते हैं ना, और डॉक्टर से बता सकते हैं कि डॉक्टर मेरे को ऐसा ऐसा, मतलब मैंने रिपोर्ट्स कराई है, उस रिपोर्ट्स में ऐसे ऐसे दिख रहा है, तो हाउ टू, तो डॉक्टर से जाकर मिलिए, बेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट कीजिए। उसके बाद कॉजेज, तो कॉज इसके अंदर बच्चों, कॉज तो मैंने आपको फिर से वही बात कर रहा हूँ, कॉज के अंदर बच्चों कॉज पता नहीं है। ठीक है, कॉज इसका पता नहीं है अभी तक कि क्या कॉज है, वो एलएच क्यों बढ़ रहा है। बेसिकली उसको लाइफस्टाइल से ही कनेक्ट किया जाता है कि लाइफस्टाइल की वजह से ही ऐसा हो रहा है। इसमें बहुत सारे एक्सपेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि आजकल आप देखते हो बहुत सी चीजें इंसान खा, जैसे मोमोज हो गया, आई हेट मोमोज। ठीक है, बहुत ही वैसा कभी कभी खा लेता हूँ, वो ठीक है, मोमोज बहुत ही बेकार चीज है, मैदे को सड़ा करके बनाते हैं, सोचो पेट में जाए तो खराब हो। ठीक है, पीसीओडी अलग कर रहा है, और भी बहुत सारे इसके क्या है, बस पत्तों को भी काट के उसको भर के दे देते हैं। ठीक है, तो पेट को ब्लॉकेज करता है ना, और बहुत सड़ाते हैं उसको, सड़ा करके फिर बनाते हैं पता नहीं कैसे खा लेते लोग, और दुकानों में तो और गंदी तरह बनाते हैं। तो इट्स वेरी ठीक नहीं है वो, आप ना खाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और खा भी रहे हैं तो मंथ में एक दो बार खा लीजिए तो ठीक है। बाहर का जंक फूड आप ना खाएं, क्योंकि इट्स नॉट ढंग से बनाते भी नहीं है जंक फूड वगैरह। लाइफस्टाइल मतलब बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल पे नहीं है, फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, और स्मोकिंग, स्मोकिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज, जिस वजह से ये सब चीज़ें होती है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल लेना, ये सब चीज़ें, है ना, जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मॉडर्न, जिसे मॉडर्निटी बोल रहे हैं, सो कॉल्ड मॉडर्निटी, है ना। तो ये मॉडर्निटी हमें कहीं लेके नहीं जाने वाली। हम आजकल की सिविलाइजेशन जानते हैं कि एक प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, एक प्रॉब्लम खत्म करने के लिए हम, चलिए उसको हमने कॉज का हम अच्छे से लास्ट में थोड़ा सा बात करते हैं इस पे, कि कॉज को हम कैसे कम कर सकते हैं। कॉज में हम इसको, कॉज वाले को लास्ट में बात करते हैं। ठीक है, इसके सर्वे पे हम बात कर लेते हैं, और सर्वे से पहले ट्रीटमेंट पे बात कर लेते हैं। इस चीज सर्वे पे बात करते हैं, फिर ट्रीट कॉज और ट्रीटमेंट पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो सर्वे से रिलेटेड बात कर लेते हैं, तो साथ में कुछ सर्वे आपको दिख रहे होंगे, और इस सर्वे के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह एक वुमेन के अंदर किस स्टेज पे देखा जाता है। ठीक है, मेनली ये सारे जो सर्वे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इस साइड दिख रहे होंगे, इस साइड दिख रहे होंगे, देख लेना, इस साइड दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, तो सारे जो सर्वे है, उन सर्वे का या फिर इन सर्वे जहाँ से मैंने लिए उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा, आप ये आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जाकर के, है ना। इस सर्वे आप खुद पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन सर्वेस के अंदर आप देख सकते हैं, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट आप देख सकते हैं कि किस किस परसेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ये ना वुमेन के अंदर 15 से 25 वुमेन्स के बीच में देखा जाता है जिनके ईयर्स होते हैं, है ना। और फिर क्या क्या उनको खाने के लिए कहा जाता है, क्या क्या नहीं कहा जाता है, पाई चार्ट बन करके आपके पास पूरा है, वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उसे क्लिक करके उसके रिव्यू आर्टिकल को पढ़ करके वहां अच्छे से सर्वे को जान सकते हैं। ठीक है, क्या सर्वे है इसका। ठीक है, तो सर्वे से रिलेटेड ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा, मैं ज्यादा बात करूंगा कॉज और ट्रीटमेंट को लेकर के यहाँ पे। तो सर्वे के रिलेटेड मैंने आपको ये बता दिया कि सर्वे क्या है, ज्यादा से ज्यादा इस वुमेन के अंदर देखा जाता है, और ये जो बीमारियां हैं, ये जो सिम्टम्स है, इन्हीं सिम्टम्स के साथ मिली, ये सारे जो अभी तक जितने भी बताया गया है ना, ये सब सर्वे बेस्ड स्टडी है। अभी एक्चुअल इसका स्टडी नहीं पता चला, ये सर्वे बेस्ड स्टडी है ना। सर्वे बेस्ड स्टडी पे जो हमारे पास आया है, हमने वही बताया आपको, और इसको और भी मैं एक दो आर्टिकल्स का नीचे लिंक दे दूंगा, अच्छे आर्टिकल्स का, उनको जाकर के आप पढ़ सकते हैं, बेस्ट रहेगा, है ना, मेंशन कर दूंगा नीचे। तो अब हम बात करते हैं कॉज और ट्रीटमेंट पे। तो कॉज बेसिकली बच्चों, कॉज क्या है, ठीक है, मैकेनिज्म बढ़ा देते हैं। कॉज, तो कॉज और ट्रीटमेंट, तो कॉज क्या है, सबसे पहले तो ऐसे ही बात कर लेते हैं, कोई लिखने की जरूरत नहीं, ठीक। तो कॉज बेसिकली बच्चों लाइफस्टाइल, आजकल का लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल हो गया, लाइफस्टाइल में इंक्लूडेड फूडिंग। ठीक है, फूड कैसे हम ले रहे हैं, कैसा बाहर का खा रहे हैं, घर का नहीं खा रहे हैं, या फिर कुछ भी खा रहे हैं, मैदे वाली चीजें ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे तो इन डॉक्टर की भाषा में ना इसको व्हाइट पॉइजन बोला जाता है, 3 व्हाइट पॉइजन, मैदा, और आई थिंक चीनी, और सफेद नमक, इनको तो व्हाइट पॉइजन बोला जाता है, इनको तो लेना ही नहीं चाहिए किसी भी
मात्रा में, इनके सब्स्टिट्यूशन ढूंढना चाहिए। मैदा तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, है ना। मैदा तो वो होता है सब कुछ एक आपको क्या करा, एक गेहूं के दाने में से सब कुछ उसका न्यूट्रिशन वगैरह निकाल दे, जो बचा कुचा है वो मैदा आपका, उसमें कुछ आपको फायदा मिलेगा नहीं, बस जीभ के स्वाद के लिए हम सब खाते हैं, और इस वजह से फिर इतने सारे हमें बीमारियां वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं है इसका तो अभी इतना ऐसा नहीं पता चला है, इतना ऐसा केसेस नहीं आया, जेनेटिक केस तो अभी नहीं पता चला है, लेकिन मेनली जो इसका अभी सर्विस के रिकॉर्डिंग जस्ट आया है वो लाइफस्टाइल की वजह से ही आया है। ठीक है, लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से ही बेसिकली ये सब बीमारियां हो रही है। और ना सिर्फ ये नहीं, और भी सारी बीमारियां, जैसे हार्ट अटैक हो गए, लंग डिजीज हो गई, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे हमारे ये डायबिटीज भी, मोस्ट ऑफ द बीमारी अगर हम लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखें तो वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे लाइफस्टाइल के ऊपर, फूड के ऊपर। ठीक है, तो फूड हमें अच्छा से लेना चाहिए, बस तो घर का कुक हुआ अच्छे से बना हुआ, ठीक है, उसको खाने को खाएं। ठीक है, बाहर का ज्यादा ना खाएं। सेकेंडली, एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करें, एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कुछ वॉक जरूर करें, वॉक करें, खाना खाने के बाद वॉक करें, और कुछ मेडिटेशन जरूर करें, है ना, ताकि उसको। और तीसरा जो सबसे बड़ा है वो स्ट्रेस एंजाइटी, ये जो सबसे बड़ा बताया जाता है, स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी आपका डिसबैलेंस हो जाती है। तो स्ट्रेस एंजाइटी ना लें, इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कई सारे मंत्रास हैं, उन मंत्रों को चैंट कर सकते हैं, और मेडिटेशन कर सकते हैं, करके योगा वगैरह कर सकते हैं, और ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हैं आप, ताकि हमारे जो कॉज है उस चीज को, हम कॉज को मिनिमाइज करें। और ट्रीटमेंट भी यही है बच्चों। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको कुछ दवाइयां दे देगा, तो वो दवाइयां क्या होती है बच्चों, देखो मैं आपको बताता हूँ। आप जब प्रेग्नेंट थी, कोई 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 वुमन जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, एक्चुअली ये इज इट पॉसिबल, मैं आपको सच बताऊं, ये इज इट पॉसिबल है कि शादी के बाद लड़की को पीसीओडी, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो अगर इनफर्टिलिटी हो रही है, इनफर्टिलिटी, ठीक है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो उन पीरियड्स को लाने के लिए कई बार हम डॉक्टर्स जो हमें दवाई दे देते हैं वो अबॉर्शन वाली दवाई होती है ना, अबॉर्शन वाली इसको कह सकते हैं, या फिर पीरियड्स को लाने के लिए दवाई होती है, या फिर उसे कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं करती है ना, तो वो भी पिल्स कारगर मानी गई है पीसीओडी के लिए, है ना, लेकिन वो आर्टिफिशियल वे से करा रही है, नेचुरल वे से नहीं है, तो कहीं ना कहीं बॉडी को अफेक्ट वो भी करेंगी। आयुर्वेदा के हिसाब से भी बोला जाए तो आयुर्वेदा में मैंने थोड़ी सी स्टडी करी थी इसके बारे में, तो आयुर्वेदा में इसको बोला जाता है, बहुत अच्छा वर्ड है, व्यभिचार। आयुर्वेदा में वर्ड है व्यभिचार, व्यभिचार मतलब लाइफस्टाइल खराब होना, लाइफस्टाइल खराब होना, विश्व आयुर्वेदा में मैंने स्टडी की थी थोड़ी बहुत, तो उसमें पता लगा व्यभिचार। ठीक है, तो वही मेनली आप देखोगे कहीं ना कहीं वो हमारी पूरी स्टडी है वो लाइफस्टाइल के ऊपर ही है। तो आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, और ट्रीटमेंट इसका यही है कि कुछ दवाइयां दे देते हैं, और दवाइयां कुछ नहीं होता, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, वो पीरियड्स लाने की दवाई होती है। एक बार पीरियड्स आ गए आपके तो एंड्रोजन्स के लेवल वगैरह सब कम हो जाता है, ठीक है, पीरियड्स लाने के लिए। लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि आप मेडिसिन पर रिलाय ना कीजिए, कोई बेस्ट डॉक्टर, जो अच्छा से अच्छा डॉक्टर होगा ना, वो आपको मेडिसिन से दूर रख करके आपको बोलेगा कि आप अपनी लाइफ को हेल्दी कीजिए। आप अपनी लाइफ को हेल्दी करेंगे तो इट इज बेस्ट वे टू ओवरकम दिस टाइप ऑफ डिजीज, है ना। बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों को हम जीत सकते हैं अपने लाइफ को अपना अच्छा सिंपल रखने के लिए, है ना। और पीसीओएस के में ये दिक्कत है, पीसीओएस में जो कमबैक है वो थोड़ा मुश्किल है, कि पीसीओडी इज मोर कॉम्प्लेक्स देन पीसीओएस, सॉरी पीसीओएस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन पीसीओडी। तो पीसीओडी को तो दवाइयां तो लेनी ही पड़ेगी। पीसीओडी के इसमें दवाइयां भी लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बट बेस्ट रहेगा आप एक्सरसाइज कीजिए। पीसीओडी के पेशेंट को मेनली यही गाइड किया जाता है कि आप दवाइयां खाइए, दवाइयां पर रिलाई कीजिए, दवाइयां लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दवाइयां आप लेके देंगे, लेकिन बेस्ट जो डॉक्टर बोलेगा वो कहेगा आपको, मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड शी हैज टोल्ड मी कि उसको पीसीडी है, तो पीसीओडी है, तो उसने मुझे बताया कि उसके डॉक्टर ने उसे क्या कहा है, तो डॉक्टर ने उसको बेसिकली यही कहा है कि आप दवाइयां लीजिए, ठीक है, लेकिन आप साथ में अपना एक्सरसाइज भी कीजिए, अपना अच्छा खाना भी खाइए, और अपना वेट बढ़ने मत दीजिए, अपना एक्सरसाइज बेसिकली करिए, और बाहर का खाना मत खाइए। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम लाइफस्टाइल के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं, तो आप लाइफस्टाइल को अच्छे से अच्छा रखिए। और आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मैंने जितना कोशिश करा इस कंटेंट में डालने के लिए, मैं जितना एफर्ट डाल सकता था, जितना इसको अच्छे से बना सकता था, उतना किया। और मैंने इसमें सबसे पहले मैं एक बार समरी दे देता हूँ, छोटा सा इंट्रोडक्शन में मैंने पहले आपको बताया पीसीओडी पीसीओएस का फुल फॉर्म भी बताया, उसमें बताया कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, पीसीओडी पीसीओएस का डिफरेंस क्या होता है, फिर डिजीज और सिंड्रोम का बीच में डिफरेंस क्या होता है वो भी हमने बात किया, फिर हमने मैकेनिज्म पर बात किया। सबसे पहले हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरी देखी, फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या दिक्कत आती है वो भी बताया हमने, कि सिस्टिक ओवेरियन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, उसका इसका वर्ड का मतलब क्या है उसको हमने बताया पूरे डायग्राम्स की मदद से। फिर हमने उसको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बताया कि हार्मोन, कौन सा हार्मोन जो इम्बैलेंस होता है कैसे होता है, वो हमने पूरा समझाया। उसके बाद फिर हमने सिम्टम्स बताए, आपको 8 से 9 सिम्टम्स बताइए, सिम्टम्स जो होते हैं पीसीओडी के अंदर आते हैं। फिर डायग्नोसिस मैंने आपको बताया कि डायग्नोसिस बेसिकली
सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड वगैरह से होते हैं, ठीक है। मैंने उसको पिक्चर्स भी दिखाए कि कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कॉज मैंने बताया कि लाइफस्टाइल की वजह से होता है। लाइफस्टाइल इज द बेसिक, द बिगेस्ट अभी तक जो पता चला है हमको वो यही पता, सर्वे बेस्ड स्टडी है, इट्स ऑल सर्वे बेस्ड स्टडी, नॉट अभी एक्चुअल स्टडी नहीं, पर इसका एक्चुअल कोई अभी नहीं पता, इसलिए इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट भी नहीं है ना। कई सारी बीमारी का अभी ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसका इस वजह से इसका एक्चुअल कॉज नहीं पता है हमें। एक्चुअल कॉज जब पता लग जाएगा तो ट्रीटमेंट भी पता लग जाएगा। तो अभी एक्चुअल कॉज नहीं पता है, लेकिन कई सारी बीमारी ऐसे भी है जिसका कॉज पता, लेकिन उसका बीमारी अभी दवाइयाँ नहीं है, ठीक है। और सर्वे मैंने आपको लिंक दे दिया, आप सर्वे पढ़ सकते हैं, क्योंकि सर्वे बेस्ड स्टडी है तो सर्वे पढ़ना बेस्ट रहता है। सर्वे आप पढ़ सकते हैं। कुछ सर्वे के जो चार्ट्स है मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ सर्वे का पाई चार्ट मैंने आपको दिखाई दी, और फिर से यार शो हो जाएगी, आई थिंक यहीं पे शो हो रहा है, देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट मैंने बात करी आपसे, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मेरा एक मैसेज है, ये एक अवेयरनेस मैसेज है पीसीओडी को लेकर के, कि बहुत ही कम लोगों को पीसीओडी के बारे में पता है, और पता होता भी है तो लोग बात नहीं करना चाहते इसके बारे में। जैसे मुझे भी अभी 1-2 साल पहले ही इसके बारे में पता चला है। इनफैक्ट टाइम में बायो स्टूडेंट, मुझे बहुत ज़्यादा बायोलॉजी में इंटरेस्ट रहा है, बहुत सी चीज़ जानने में, बहुत चीज़ें पूछने में, लेकिन पीसीओडी के बारे में जब तक मेरे फ्रेंड ने मुझे नहीं बताया तब तक मुझे नहीं पता था पीसीओडी के बारे में। तो आप भी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर से जाकर जरूर बात कीजिए, अनटिल और अनलेस ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, क्योंकि मैं अपनी एक सिस्टर को जानता हूँ जिनको इससे बड़ी एक बीमारी हो सके, और ओवेरियन कैंसर तक उनका पहुंच चुका था, फिर ओवेरियन उनकी निकालनी पड़ी। तो ऐसा ना हो, आपका बेस्ट हो जाए, है ना, मतलब ये सब चीज़ें ना हो, भगवान करे, मैं भगवान प्रे करूंगा कि आपसे बीमार कुछ हो। बेस्ट रहेगा आप अपने डॉक्टर से एज सुन एज कंसल्ट कीजिए। तो एक अवेयरनेस वीडियो भी था इसके साथ, और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी था। आई होप आपको लोगों को पसंद आया होगा, चैनल सॉरी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो उसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।